I welcome you all to Study for NIT. I am Ritesh Singh, and in previous lecture we have discussed about gram staining technique. My today lecture is cytoplasm. So today I am going to discuss about cytoplasm, the very important topic, and a lot of subtopic related to this topic. Here I am going to discuss briefly about the cytoplasm. साइटोप्लाज्म को मैं यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करूँगा क्योंकि इसको डिटेल में हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं उतना ही डिस्कस करूँगा जितना प्रोकैरियोट से रिलेटेड है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता क्या है, माइंड में ये आना चाहिए साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म को डिफाइन करने में एक बेसिक डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सबसे सेल इन्वेलप का सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडिंग जितना भी स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा सबको हम लोग साइटोप्लाज्म कंसीडर करते हैं, है ना। उसमें आपका फ्लूइड हो गया, जो भी स्ट्रक्चर हो गया, सबको साइटोप्लाज्म कंसीडर करते हैं। जबकि यूकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूकैरियोट में अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक न्यूक्लियस, अंदर में एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में इस न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडिंग, उस सारे सब्सटेंस को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, एक्सेप्ट दिस न्यूक्लियस एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड दैट न्यूक्लियस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको आप समझिएगा इस डिफरेंस को। आइए अब देखते हैं इसके नेचर पे बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के नेचर पे। अगर नेचर की बात किया जाए साइटोप्लाज्म पे, तो साइटोप्लाज्म का नेचर जो होता है क्रिस्टलोकोलॉइडल नेचर का होता है, ग्रैनुलर नेचर का होता है। ये तीनों वर्ड का मतलब क्या हुआ? क्रिस्टलोकोलॉइडल का मतलब हुआ कि जो साइटोप्लाज्म जो होगा ये ट्रू सॉल्यूशन है ना। ट्रू सॉल्यूशन है जिसके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ इसमें कोलॉइडल नेचर जो इसका होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें प्रोटीन और लिपिड, स्मॉल मोलिकुलर वेट प्रोटीन और लिपिड के प्रेजेंट होने के कारण, यानी कि सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है, प्लस प्रोटीन और लिपिड भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ग्रैनुलर नेचर जो इसका पाया जाता है, ये ग्रैनुलर नेचर इसमें पाया जाता है राइबोसोम के कारण। राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और स्मॉल पार्ट का स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं राइबोसोम को। तो इसके कारण इसका नेचर ग्रैनुलर नेचर पाया जाता है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान देना है कि साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। साइक्लोसिस भी जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि अगर साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है अगर वो मूव करता रहो, साइक्लोसिस या तो इस तरह से मूव करे या फिर किसी भी वे में ये मूव कर रहा हो, सोल जेल फॉर्मेशन करके या फिर पॉलीमराइजेशन के थ्रू किसी कारण से ये मूव कर रहा है अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये प्रोसेस आपको यूकैरियोट में देखने को मिलता है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, और इसके बेनिफिट ये होता है कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है ना, लार्ज सेल होता है, तो उसमें कोई सब्सटेंस जब अंदर आता है तो उसको पूरे सेल के अंदर इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना होता है ना, पूरे सेल के अंदर इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। तो अगर ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन किसी सब्सटेंस का यूकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, स्मॉल सेल होता है, छोटा सेल होता है, तो इसके अंदर कोई सब्सटेंस जब आता है तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरा साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोकैरियोट में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे की मैं बात करता हूँ, तो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में आपको कोई भी स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है फॉस्फोलिपिड का, उस तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्गेनेल्स इसको बोलूँ मैं। तो ये भी पॉइंट आपको, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्मा के केस में। अगर प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर देखा जाए, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। मान लो ये एक सेल है, हाइपोथेटिकल बैक्टीरियल सेल है, जिसके चारों तरफ इसका सेल वॉल प्रेजेंट है। इसको जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसको देखो इस तरह से, तो इसमें ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया,
और इसमें बहुत सारा इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। मैं कितने सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखिए, इतने सारे स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग मीजोजोम बोलते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर आपको ये ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है, इसको ये जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा ये राइबोजोम है। ये जो है ये राइबोजोम है। यही राइबोजोम यहाँ स्टक कर गया है, एक बंच बना रहा है mRNA के साथ, जिसको हम लोग पॉलीजोम के नाम से जानते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और स्ट्रक्चर है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी होता है नॉन लिविंग मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, जैसे गैस वैक्यूल्स हो गया, इंक्लूजन इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स हो गए, ये सब पाए जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं। साथ साथ में एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये है प्लाज्मिड, है ना। ये प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि ये कुल 5 स्ट्रक्चर जो इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग आगे साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, जिसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले मैं मीजोजोम की बात कर लेता हूँ। अगर मीजोजोम की बात करो तो मीजोजोम है क्या? ये जो होता है मीजोजोम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, इनग्रोथ एक्सटेंशन होता है सेल के अंदर, है ना। इनग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, इसको अंदर देखो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे है, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से इन्वेजिनेट कर गया है, दो साइड, यहाँ भी इन्वेजिनेट कर गया है, यहाँ भी इन्वेजिनेट कर गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। अब ये मीजोजोम जो है, यहाँ पर देखो एक मीजोजोम जो है यहाँ पर ये न्यूक्लियोइड से अटैच है, इस तरह से। न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल से इस तरह से अटैच है, इसको हम लोग सेंट्रल मीजोजोम बोलते हैं। और ये सेंटर में प्रेजेंट है और डीपली एक्सटेंडेड है साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, डीपली इंसर्टेड है। ये सेंट्रल मेजोजोम इसको बोलते हैं। और सेकंड जो ये है साइड में पेरिफेरली प्रेजेंट है लेटरली, इसको लेटरल मेजोजोम के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि मेजोजोम आपको दो तरह का देखने को मिले, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल या लेटरल मेजोजोम। सेंट्रल मेजोजोम का फंक्शन क्या है? ये रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना, है ना। एक डीएनए, अगर ये जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए ही तो है। ये डीएनए जो है इसका कार्बन कॉपी बनता है सेल के अंदर। इसकी ज़रूरत क्या होती है कार्बन कॉपी बनने के लिए? कि जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करे, बैक्टीरिया कैसे करता है? डिवाइड करके बाइंड्री फिजन के द्वारा एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। तो जब 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा, तो एक बैक्टीरिया से जब 2 बैक्टीरिया इस तरह से बनेगा, तो दोनों बैक्टीरिया के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल जाना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल जब दोनों बैक्टीरिया के अंदर जाना चाहिए, तो इसका एक दूसरा कॉपी भी तो बनेगा, तभी तो जाएगा दूसरे में। तो उस केस में क्या होगा कि ये रेप्लिकेशन होता है, इसका कार्बन कॉपी बनता है। और कार्बन कॉपी बनने के टाइम में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है इस सेंट्रल मेजोजोम से होल्ड हो जाता है, स्टिक कर जाता है, ताकि इसको ईजिली वो रेप्लिकेट कर सके, साथ साथ में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यही मेजोजोम आगे इस तरह से इन्वेजिनेट करके एक सेप्टम का फॉर्मेशन करता है। और ये सेप्टम का फॉर्मेशन करेगा तभी तो ये 2 तरह का सेल, इस तरह से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, या 2 सेल ये सेपरेट होगा। और उसी में क्या होगा कि दोनों इक्वली फिर इसको जो कॉपी बनता है, दोनों कॉपी को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये सेंट्रल मेजोजोम। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम में बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है ताकि ब्रेक ना हो। और तो ये फंक्शन होता है सेंट्रल मेजोजोम का। तो ये 3 फंक्शन आपको देखने को मिला, क्या? एक सेप्टम का फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। ये तीनों फंक्शन जो होता है सेंट्रल मेजोजोम के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, उसमें हेल्प करता है इसमें सेंट्रल मेजोजोम। आगे मैं बात करूँ अगर लेटरल मेजोजोम की, तो लेटरल मेजोजोम ये है आपका लेटरल मेजोजोम। और ये लेटरल मेजोजोम का फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली एक मिनट, ये लेटरल मेजोजोम जो होता है ये इसके ऊपर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जब हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा वहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट का सेल के अंदर, देखो सेलुलर रेस्पिरेशन अलग होता है और ब्रीदिंग अलग होता है, ये ध्यान में रखना। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइज होकर के वो ब्रेक हो जाता है, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और उस प्रोसेस में कुछ रिड्यूसिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है,
और वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो होता है उसी से हम लोग एनर्जी एटीपी सेल बना लेता है। तो ये प्रोसेस जो होता है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे कि मान लो ग्लूकोज यहाँ पर आपको है जो एक सेलुलर ग्लूकोज जो यहाँ पर है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन में जाना है। तो इसका 3 स्टेप में ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी, ये 3 स्टेप होता है। तो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये ब्रेक होगा 3 कार्बन कंपाउंड में जिसको हम लोग पायरुविक एसिड बोलते हैं। ये पायरुविक एसिड फिर किस में जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है, जहाँ इस 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर के CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस में थर्ड जो स्टेप, इसी प्रोसेस में NADH का फॉर्मेशन होता है, NADH और FADH2 का। जब FADH और NADH का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर इसमें जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाता है। तो इस प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑक्सीजन के पास होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें कुछ ग्रेडियंट प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है जिसमें कि हमको ATP का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब इसको ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। सेलुलर रेस्पिरेशन में यहाँ पे बताऊँगा मैं इसको डिटेल में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन ये बताऊँगा वहाँ पे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब ये तीनों स्टेप जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग जगह पे होता है। जैसे कि आप देख लो अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है। अगर ग्लाइकोलाइसिस देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोकैरियोट में तो साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल सेकेंड स्टेप जो है, ये क्रेब्स साइकिल भी साइटोप्लाज्म में होगा प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में। जबकि ETC जो थर्ड स्टेप है ये होता है आपका म्यूजोजोम के अंदर। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर ये देखो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है। तो क्योंकि ये ऑर्गेनेल्स है मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो होगा नहीं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसके जगह पे जैसे कि ये 3 स्टेप जो आपको देखने, साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस जो होगा साइटोप्लाज्म में होगा यूकैरियोट में, क्रेब्स साइकिल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के 2 आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है, 2 कंपार्टमेंट ये होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो फ्लूइड पाया जाता है, इसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल आपको होगा यूकैरियोट में, जबकि ये माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि है ही नहीं प्रोकैरियोट में, तो ये प्रोसेस जो होता है क्रेब्स साइकिल वाला यहाँ साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है प्रोकैरियोट के अंदर। थर्ड जो स्टेप है ETC वाला पार्ट जो होता है, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कुछ इस तरह से इंजाइम पाए जाते हैं। ये जो इंजाइम मैंने दिखा रहा हूँ ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो इनर मेम्ब्रेन का काम प्रोकैरियोट में कौन करेगा, ये मीजोजोम आपका इसका काम करेगा। ठीक है ना, तो ये आप डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो ये मीजोजोम जो होता है लिटरल मीजोजोम होता है, वही यहाँ पर प्रोकैरियोट में काम करता है ये ETC परफॉर्म करने का। तो ये एंजाइम जो होगा मीजोजोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। ये हो गया आपका मीजोजोम के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड क्या होता है, जैसे कि अगर यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करता हूँ, ये एक यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल में ये इसका न्यूक्लियस है, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल को देखो अगर आप, तो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर ऐसा कुछ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये डायरेक्टली इसका जो न्यूक्लियस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स है ये। अब यही डिफरेंस आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, ये बेसिक डिफरेंस है एक। दूसरा कुछ डिफरेंस और मैं आगे बताता हूँ। जैसे कि देखो अब न्यूक्लियाइड जो होता है इसको तो न्यूक्लियस हम लोग बोलेंगे, लेकिन बैक्टीरिया के न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड को हम लोग प्रो क्रोमोजोम के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रो मतलब क्या होता है, प्रो का प्रिमिटिव टाइप का क्रोमोजोम जिसको बोलते हैं,
जीनोपोर के नाम से भी जानते हैं या फिर इंसिपिएंट क्रोमोजोम के नाम से भी जानते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस या इंसिपिएंट क्रोमोजोम के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक तो इसके पास आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, दूसरा इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं है, जो कि यहाँ पर इसमें यूकैरियोट के सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा इसमें, जबकि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। इसका काम होता है न्यूक्लियस को या जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है हिस्टोन प्रोटीन। आगे देखेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, बस इतना आप ध्यान रखिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साथ साथ में यहाँ एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट में, वो जेनेटिक मटेरियल आपको यहाँ पर सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। मतलब कि इसका जो डीएनए होगा, ये जो आपको दिख रहा है बंच की तरह इस तरह से, ये एक्चुअली इस तरह से होता है। ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और ये इसका दूसरा सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यही ऑर्गेनाइज होकर के कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसमें प्रोकैरियोट में, वो होता है कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के कारण। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन और पॉलीएमाइंस होता है, जो कि एलेनिन रिच होता है, और ये भी बेसिक एमाइनो एसिड होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, क्योंकि डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी तो इसके ऊपर ये स्टक करेगा, इसको होल्ड कर करके इसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जबकि ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट में नहीं पाया जाता, वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। आगे बात बोलूँ कि यहाँ पर ये जो आपका देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको ये देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड जो देखने को मिल रहा है, ये अटैच होता है वही सेंट्रल मेसोजोम से अटैच रहता है, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया। सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियोइड में अगर बैक्टीरियल डीएनए के न्यूक्लियोइड की बात करो तो इसमें सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी मैंने जो बताया था, ये डीएनए सर्कुलर होता है, इस तरह से डबल स्टैंडर्ड होता है। तो जब ये कार्बन कॉपी बनाता है रेप्लिकेशन के थ्रू, तो कार्बन कॉपी बनाने के लिए ये रेप्लिकेशन किसी एक साइट से स्टार्ट होगा, इसके ऊपर किसी एक प्लेस से स्टार्ट होगा। तो जिस जगह से स्टार्ट होता है उस जगह को ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर तो कार्बन कॉपी बनना है ना। तो जिसमें इसके ऊपर एक बनेगा और एक इसके ऊपर बनेगा, इस तरह से, और बाई डायरेक्शनल इस तरह से बनता है और कंप्लीट होता है। तो ये जो कार्बन कॉपी बन रहा है, तो ये किसी एक जगह से स्टार्ट होता है, और जिस प्लेस से स्टार्ट होता है और रेप्लिकेशन होना, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिंगल होता है, इसलिए इसको मोनो रेप्लिकोनिक बोला जाता है। ये एक पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। जबकि ये यूकैरियोट में मल्टी रेप्लिकोनिक होता है, क्योंकि अगर यूकैरियोटिक डीएनए की बात करो तो यूकैरियोटिक डीएनए इस तरह से लीनियर होता है ना, यूकैरियोटिक डीएनए इस तरह से लीनियर होता है। और इसमें क्या होगा कि रेप्लिकेशन कहीं से भी बहुत जगह से स्टार्ट हो सकता है, एक जगह से नहीं स्टार्ट हो सकता है, बहुत जगह से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट, जहाँ भी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहाँ से स्टार्ट होगा, और बाद में फ्रैगमेंट में ये हो करके रेप्लिकेट करके आपस में बाद में ये सारे जुड़ जाते हैं और पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। तो ये मल्टी रेप्लिकोनिक हो, ये सब हम लोग को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ना है डिटेल में। बस ये आप टर्म याद रखिएगा कि मोनो रेप्लिकोनिक, मल्टी रेप्लिकोनिक, इतना याद रखना है आपको। इसको मैं डिलीट इरेज कर देता हूँ, ये हो गया। एक और पॉइंट है यहाँ पर, इंट्रोन एब्सेंट होता है इसमें न्यूक्लियोइड में, बैक्टीरिया के डीएनए में इंट्रोन एब्सेंट होता है। आर्किया में प्रेजेंट होता है इंट्रोन और एक्सोन दोनों। लेकिन अब ये क्या होता है इंट्रोन, जैसे कि मान लो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक मिनट, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इस तरह से। और इसको मैं देखो इस तरह से दिखाता हूँ, ये है, मान लो ये सिंगल, एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है, डबल स्टैंडर्ड है। तो इसका ये पोर्शन जो है एक्सोन कहलाएगा, दूसरा पोर्शन इसको मैंने इंट्रोन बोला, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन, इस तरह से बोला। तो एक्सोन जो होता है इसको कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, और इंट्रोन जो होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। अब एक्सोन क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कि डीएनए क्या बनाता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, तो ये काम करेगा आपका एक्सोन वाला पार्ट। जबकि इंट्रोन वाला पार्ट नॉन कोडिंग होता है, ये ऐसा कुछ भी ना आरएनए बनाता है ना ही आरएनए बनाता है, लेकिन ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो
ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, यानी कि प्रोटीन का कोड ये नहीं करेगा। तो ऐसा नॉन कोड इंट्रॉन जो होता है, ऐसा कोई भी सीक्वेंस प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, जबकि ये यूकैरियोट में ऐसा इंट्रॉन पाया जाता है। ये आगे हम लोग देखेंगे, यानी कि इसमें इंट्रॉन एब्सेंट होता है, किसमें? प्रोकैरियोट में। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं अब इसको कंपेयर कर लो एक साथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट को, तो प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जा रहा है। देख लो यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए तो इसको न्यूक्लियोइड बोला जा रहा है। दूसरा, इसमें लीनियर डीएनए है यूकैरियोट में, जबकि यहाँ पर सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड, इसमें इंट्रोन और एक्सोन दोनों प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, अभी बस दिखाया जो मैंने कोडिंग और नॉन कोडिंग। यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोन देखने को मिलता है, इंट्रोन एब्सेंट होता है, सिर्फ एक्सोन देखने को मिलता है कोडिंग सीक्वेंस। हिस्टोन प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है, दोनों बेसिक एमाइनो एसिड है, ये भी ध्यान रखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि ये हिस्टोन इसमें एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत सारे होते हैं, मेनी, इसलिए मल्टी रेप्लिकेनिक होता है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अभी बताया, रेप्लिकेशन मेनी प्लेस से स्टार्ट होता है यूकैरियोट में, जबकि यहाँ पर सिंगल प्लेस होता है रेप्लिकेशन के लिए। साथ साथ में यूकैरियोट में सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जिसमें कि 23 टाइप के क्रोमोजोम, 23 पेयर होते हैं ना, 22 प्लस XY क्रोमोजोम। तो लेकिन यहाँ पर सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल टाइप का ही क्रोमोजोम आपको मिलेगा बैक्टीरिया में। तो ये कुछ डिफरेंस थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आगे, राइबोसोम, प्लाज्मिड, ये सब मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा। ये लेक्चर बड़ा हो रहा है, तब तक के लिए अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो कृपया प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कवर करूँगा मैं।